सर बाइनरी नंबर का सवाल हो गया था, समझ भी आ गया था कि नहीं? नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू किसी और यूनिट्स पे निकलना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग किसी और यूनिट्स पे निकलनी है। उसका यूनिट्स क्यों वर्किंग के तौर पर यूनिट्स लिखना चाहें लिख लें। ठीक है रेडी। कौन सा हो गया था बाइनरी? ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। ले ले, अब भागे भागे जल्दी का जल्दी जल्दी स्पीड मार। क्वेश्चन से नोट्स निकाल के दे दे मुझे जल्दी। जल्दी कर जाओ। सही है। अच्छा जी बच्चों, ये सवाल आया था 10 नंबर का, इसको आज हमने करना जी। सवाल पढ़े। प्लाटिनम लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू जॉइंट प्रोडक्ट्स अल्फा एंड बीटा एंड बाय प्रोडक्ट जीटा फ्रॉम ए सिंगल प्रोडक्शन प्रोसेस। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम पीएल्स रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2004। डायरेक्ट मटेरियल कितना लग चुका है? 25,000 किलो। किस रेट पे? 25 रुपए के रेट पे। टोटल खर्चा कितना आया? अरे आपको पहले दिन। अरे Lord, किधर थी आप? किधर थी इतने दिन? सोच के। वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, 25,000 25। 6 लाख। 6 लाख 25,000। लेबर 15 रुपए के हिसाब से 4,32,000 का खर्चा आया। ठीक है जी। नॉर्मल प्रोडक्शन लॉस 20% ऑफ मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ? 6,25,000 का। तो या तो आप इस तरह से कर लें, या आप इस तरह से कर लें कि 25,000 किलो एंटर हुए थे, 20% जाया हो गए, तो कितने किलो जाया हो गए? 5,000 kg जाया हो गए। ठीक हो गया। ओवरहेड्स आर एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट एट द रेट ऑफ 10 पर डायरेक्ट लेबर आर। अच्छा, मतलब हर 1 घंटा लेबर काम करेगी तो 10 रुपए की बिजली लगेगी। ओवरहेड मीन्स बिजली। तो यूनिट बनाना है तो उसमें मटेरियल भी लगेगा, लेबर भी लगेगा और ओवरहेड भी लगेगा। तो ओवरहेड का उसने रेट बता दिया 10 रुपए पर घंटा। अब मसला यह है कि सवाल में उसने हमें घंटे नहीं दिए हुए, लेकिन क्या हम घंटे निकाल सकते हैं? कैसे? 4,32,000 का बिल है और 1 घंटा था 15 रुपए का, तो कितने घंटे काम किया होगा? 28,800 घंटे काम किया गया होगा। ये बात भी समझ आ गई? द नॉर्मल लॉस इज सोल्ड एज स्क्रैप एट द रेट ऑफ 8 पर kg। यहाँ पे पता लग गया भाई, जो 5,000 किलो जाया हुए थे और हर किलो 8 रुपए का सेल हुआ, स्क्रैप वैल्यू निकल आएगी। क्या आंसर आता है? 40,000 रुपए की रिकवरी वैल्यू आ गई नॉर्मल लॉस। तो इसका वही ट्रीटमेंट होगा जो बाई प्रोडक्ट का होता है। बाई प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में से माइनस होता है, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेस। अल्फा कितने परसेंट बना? 75%। अब 75% किसका लेना है? 25,000 का लेना है।
हाँ, तो किसका लेना है 75%? आंसर बताएं क्या आता है? 15,000 किलो अल्फा बना होगा, ऐसी है। 15% किसका लेना है? 20,000 का लें जरा शाबाश। 3,000 किलो बीटा बना होगा और 2,000 किलो जीटा बना होगा। ये अल्फा की प्राइस है, ये बीटा की प्राइस है, और ये जीटा की प्राइस है। और उसने कहा कि जीटा जो है ये बाय प्रोडक्ट है। ठीक है जी। अल्फा इज फर्दर प्रोसेस एट द कॉस्ट ऑफ 30 पर यूनिट। ये अल्फा फर्दर प्रोसेसिंग में चला जाता है बिफोर बीइंग सोल्ड इन द मार्केट। जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का कंसेप्ट है हाइपोथेटिकल मार्केट वैल्यू, मतलब अल्टीमेट जो मार्केट वैल्यू उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे तो हाइपोथेटिकल वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि अल्फा फर्दर प्रोसेस हो रहा है, अल्फा को बेच के 95 रुपए मिलते हैं, लेकिन उसी वक्त जब ये फर्दर प्रोसेस हो जाता है, मतलब सप्लिटा पॉइंट पे अल्फा नजर तो आ रहा है लेकिन सेल नहीं हो रहा। अच्छा, अब अगला पॉइंट, क्या बाय प्रोडक्ट के बारे में उसने कुछ बताया? बाय प्रोडक्ट के को रिकॉर्ड करने के कितने ट्रीटमेंट है? 3। उसने बताया कौन से वाला करना है? तो अगर क्वेश्चन सॉलिड हो, थर्ड वाला क्या था? कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। जीटा के कितने किलो बने? 1 किलो मार्केट में कितने का सेल होगा? तो टोटल पैसे कितने बनते हैं? 1,05,000। तो बच्चों ये 40,000 भी माइनस कर देंगे और ये 1,05,000 भी माइनस कर देंगे। सारा सवाल समझ आ गया? करना क्या है, कंप्यूट द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर फरवरी 2004, आल्सो कैलकुलेट प्रॉफिट पर किलो फॉर अल्फा एंड बीटा। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी है, वो जॉइंट कॉस्ट प्लस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या रहेगा? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिर वो कहता है अल्फा का प्रॉफिट अलग और बीटा का प्रॉफिट अलग। ये उसी वक्त पॉसिबल है कि अल्फा की सेल आपके पास हो, फिर अल्फा की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अवेलेबल हो, माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकल आएगा। वो प्रॉफिट है टोटल। उसने क्या मांगा हमसे? पर किलो। तो कैसे निकालेंगे उसको? नंबर ऑफ केजी पे डिवाइड कर दे, या सिंपल काम ये कर ले, अल्फा की सेल प्राइस दी हुई है, अल्फा की कॉस्ट पर किलो निकाल लें, सेल प्राइस में से कॉस्ट पर किलो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट पर किलो। सारा नक्शा दिमाग में आ गया? क्या करना है? तो बच्चों सबसे पहला काम तो ये कि डायग्राम बनानी है। डायग्राम बनाने शाबाश। कंज्यूम करेंगे पर 1 kg 1 यूनिट, अगर क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो ना, ये सेल का जो दी हुई है क्या है, इसका मतलब है पर किलो के साथ सेल हो रहा है, उसी को पर यूनिट क्या है। अभी बन गया डायग्राम। नहीं जी, डायग्राम देखते हैं। देखे नहीं बच्चों, कितने केजी एंटर हुए प्रोसेस में? 25,000। अच्छा, तो खर्चा कितना कितना आया बच्चों?
मटेरियल का खर्चा आया 6,25,000, लेबर का खर्चा आया 4,32,000 और ओवरहेड का खर्चा आया 10 रुपये पर घंटा, तो घंटे लगे 28,800, तो 10 ज़रब 28,800 इज इक्वल 2,88,000। ठीक हो गया जी। तो तीनों खर्चों को टोटल करें तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई है, जो जॉइंट प्रोसेस की कॉस्ट है 13,45,000। यहां तक की बात समझ लगी। अब उससे निकला क्या क्या? अल्फा निकला 75%, बीटा निकला 15% और जीटा निकला 10%। लेकिन जो निकला, एंटर हुआ था 25,000 किलो, लेकिन निकला 20,000 किलो, 5,000 किलो जाया हो गए। यहां तक की बात लगी। तो 15,000 किलो अल्फा बना, 3,000 किलो बीटा बना, 2,000 किलो जीटा बना। फिर वो 15,000 किलो फर्दर प्रोसेसिंग में चले गए। फर्दर प्रोसेसिंग में हर किलो के ऊपर 30 रुपए का खर्चा आया, तो कितना खर्चा आया? 4.5 लाख वो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अच्छा, हाँ भाई डायग्राम सबको समझ आ गई? इसमें कोई इशू है तो बता दें। तो 5,000 किलोग्राम जो है नॉर्मल डाक को 8 रुपए पर केजी के हिसाब से कर दी। 8 रुपए पर केजी है। मार्केट में हाँ सेल होगा तो कितना आएगा? 4 रुपये, 40,000। हाँ जी, तो समझ आ गई यहाँ तक? अच्छा, अब जो टोटल नेट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी थी? 13,45,000। उसमें से माइनस कर दें क्या? नॉर्मलास की स्क्रैप वैल्यू और बाय प्रोडक्ट की स्क्रैप वैल्यू। 40,000 वो, 1,05,000 वो, ये दोनों क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। फाइनल जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी वो आएगी आपकी 12,00,000। हो गया जी? अब बच्चों इस 12,00,000 को हमने टेबल में लिख के सेपरेट करना। ठीक हो गया? अब बच्चों याद रखना, जीटा की स्क्रैप वैल्यू या सेल प्रोसीडर ने माइनस कर दी है। अब टेबल में जीटा नहीं शो होना चाहिए, क्योंकि जीटा निकाल दिया हमने। अब सिर्फ टेबल में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे? अल्फा आएगा और बीटा आएगा बस। ठीक हो जी? ये जरा टेबल देख लें, अल्फा और बीटा। अच्छा, गिवन क्या क्या है? अल्फा की सेल प्राइस गिवन है 95, बीटा की सेल प्राइस गिवन है 175। सेल प्राइस लिखी। फिर अल्फा की और बीटा के यूनिट्स कितने कितने बनाए हैं? 15,000 और 3,000, वो लिख लिए। अच्छा, अल्फा की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट उसने सवाल में दी हुई है आपको, कितनी है? 30 रुपए। सेलिंग कॉस्ट सवाल में नहीं दी हुई। पिछला सवाल में देखा ना जिसमें सेलिंग कॉस्ट भी उसने दी हुई थी 25 लाख रुपए, याद?
और बोलो तो सही। तो एनआरबी में बच्चों सेलिंग कॉस्ट भी माइनस होती है और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी माइनस होती है। सवाल में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो है, सेलिंग कॉस्ट नहीं है। तो ऐसा ना होगा कि सवाल में सेलिंग कॉस्ट आ जाए तो आप वहां पे माइनस ही ना करें, क्योंकि सर ने यहाँ पे नहीं की थी। यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट क्यों नहीं माइनस हुई? गिवन नहीं थी, अगर होती तो माइनस करते। समझ लगी? एनआरवी क्या होती है बच्चों? क्या फार्मूला क्या है उसका? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट, बस, माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। वो जो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है वो यहाँ पे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। एनआरवी में दो चीजें माइनस होती हैं। कितनी चीजें माइनस होती हैं? दो चीजें। कौन कौन सी? पता नहीं। वो इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी में पढ़ा था, 15 साल पहले की बात है। हालात ऐसे ही लग रहे हैं। क्या क्या माइनस होता है? तो बच्चों ये 95 है आपकी सेल प्राइस। इसमें से क्या करेंगे? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करेंगे 30 रुपये। तो एनआरवी क्या आ जाएगी बच्चों? 65 आ जाएगी। बीटा की 175 है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट उसकी कोई नहीं है, सेलिंग कॉस्ट भी कोई नहीं है, तो उसकी फाइनल एनआरवी क्या आएगी? 175 ही आएगी। इस एनआरवी पर यूनिट को या पर केजी को नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एनआरवी आ जाएगी। हाँ जी, ये टेबल समझ आ गया नहीं? अच्छा, ज्वाइंट कॉस्ट कितनी थी हमारी? 12 लाख। इसको स्प्लिट कैसे करेंगे? 9,75,000 डिवाइडेड बाई 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 लाख। फिर 5,25,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 12 लाख। अच्छा, ये वाली फिगर निकालनी हो तो बच्चों डिवाइड करने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि आखिरी फिगर है। तो 12 लाख में से 7,80,000 वैसे माइनस कर। अच्छा जी, हमने ज्वाइंट कॉस्ट के टुकड़े तो कर लिए, लेकिन उसने हमसे ये नहीं मांगा, तो उसने हमसे क्या मांगा था? सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ देना। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर फरवरी। इसका जवाब क्या देंगे बच्चों?
टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट फॉर जनवरी। सोचो जरा, शाबाश। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे? हाँ, ये बेसिकली ये टोटल जॉइंट कॉस्ट है। इसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड करेंगे तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी। फर्दर प्रोसेसिंग किसकी हो रही है? सिर्फ अल्फा की हो रही है। ठीक है जी। तो बच्चों एक और टेबल बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे जी? एक और टेबल बनाएंगे। अल्फा और बीटा सेल प्राइस यूनिट्स रेवेन्यू। क्या निकालेंगे? रेवेन्यू। रेवेन्यू कैसे निकालेंगे बच्चों? ये यूनिट्स है, ये सेल प्राइस है। 15,000 को 95 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा? रेवेन्यू आ रहेगा। फिर हमें निकालनी है जी कॉस्ट ऑफ सेल, ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। वो कैसे निकालेंगे? जॉइंट कॉस्ट आपने ऊपर निकाली हुई है 780। कहाँ से निकाली हुई है? वर्किंग नंबर 1 से। यहाँ पे 780 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 780। और हवाला क्या देंगे? वर्किंग नंबर 1 का, कि हमने ये वर्किंग नंबर 1 से 780 निकाला। नहीं समझ आया तो वर्किंग नंबर 1 जाके देख लो। ठीक हो गया? अच्छा, अल्फा पे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी निकली है वो कैसे पता चलेगा? उसने बताया पर किलो कितना खर्च आएगा? 30 रुपए। तो 15,000 को मल्टीप्लाई करो 30 से, 4.5 लाख। इन दोनों को जमा करेंगे तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी। नहीं समझ आई?
हाँ भाई, ये बात समझ आ गई सबको। दूसरा टेबल बनेगा इस यहाँ पे आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर केजी, जो मेन रिक्वायरमेंट है सवाल में। ठीक हो गया। तो बच्चों इसमें समझ लगा कितने कॉलम बनने हैं। पहला कॉलम प्रोडक्ट्स का, फिर सेल प्राइस, फिर यूनिट्स पे मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू, फिर जॉइंट कॉस्ट का कॉलम जो ऊपर से आ रहा है उसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड करेंगे तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। फिर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में से रेवेन्यू माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगा, प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट को यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे तो क्या निकल आएगा, प्रॉफिट पर केजी। समझ आ रही है? अच्छा जी, अब जरा मुझे जुबानी बताओ कितने बनेंगे कॉलम टेबल में। पहला कॉलम प्रोडक्ट्स का, दूसरा कॉलम सेल प्राइस का, तीसरा कॉलम यूनिट्स का, चौथा कॉलम रेवेन्यू का, पांचवा कॉलम ज्वाइंट कॉस्ट का, छठा कॉलम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का, सातवां कॉलम टोटल कॉस्ट का, आठवां कॉलम प्रॉफिट का, नौवां कॉलम। ठीक है जी। तो ये रटा लगाने की जरूरत नहीं है कि कितने कॉलम बनेंगे। लॉजिकली आपको बात समझ आनी चाहिए कि आपने निकालना है क्या। कॉलम ऑटोमेटिकली बनते गए। आपने निकालना है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है जॉइंट कॉस्ट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का सम। तो इसका मतलब है जॉइंट कॉस्ट भी आएगी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी आएगी, तो जाके टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकलेगी। फिर आपने निकालना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने के लिए रेवेन्यू भी चाहिए। अब रेवेन्यू कैसे आएगा, सेल प्राइस को यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब सेल प्राइस का कॉलम भी आएगा और यूनिट का कॉलम भी आएगा, वो मल्टीप्लाई करेंगे रेवेन्यू का कॉलम आएगा। फिर रेवेन्यू में से टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या रहेगा, प्रॉफिट। लेकिन उससे प्रॉफिट टोटल तो नहीं मांगा, उसने क्या मांगा, पर केजी। तो क्या करें, उस टोटल प्रॉफिट को केजी पे डिवाइड कर दें। तो लगी नहीं। तो बच्चों कितने कॉलम बनेंगे, ये इसका कोई रटा नहीं है। बस आपने याद रखना है कि आपने पहुंचना कहां तक है, ऑटोमेटिकली कॉलम बनते रहे। ये दोनों टेबल समझ आ गए बच्चों, ऊपर वाला टेबल भी समझ आ गया, और बोलो तो सही, और नीचे वाला टेबल भी समझ आ गया। ओके। तो ये सवाल था, आसान था कि मुश्किल था। कितने नंबर का सवाल आया था, 10 नंबर का सवाल आया। कौन सा सवाल अभी हमने किया थी। अच्छा जी बच्चों, अगला सवाल है, ये स्प्रिंग 2013 में आया था। कितने नंबर का आया था, 16 नंबर का आया। 5 नंबर का सवाल हम कर रहे हैं बच्चों। अब जरा ध्यान से सवाल को पढ़ना है। अच्छा, इसमें मांगा उसने क्या क्या, कैलकुलेट जॉइंट कॉस्ट एंड अपोर्शन देम टू द टू प्रोडक्ट्स। वही पहला टेबल, ये जो ऊपर वाला टेबल है ये वो मांग रहा है हमसे। समझ आ रही है? अगला पॉइंट, एडवाइस सीएल वेदर इट शुड प्रोड्यूस सीड्स और सेल पोलन विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग। ये बच्चों थोड़ा सा कंसेप्ट आ गया डिसीजन मेकिंग का। ठीक है जी। तो डिसीजन मेकिंग उसने शामिल किया कि बताओ क्या जिस वक्त जॉइंट प्रोसेस में से प्रोडक्ट स्प्लिट अप होते हैं उसी वक्त बेच दें या फर्दर प्रोसेसिंग करें। तो इस डिसीजन मेकिंग का सिंपल कंसेप्ट बच्चों ये है, फर्ज करो अगर जॉइंट प्रोसेस से एक 10 रुपए पर किलो का यूनिट तैयार होता है, कितने का तैयार होता है, और वो 15 रुपए का सेल होता है, तो कितनी कमाई हो सकती है, 5 रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं। ओके। लेकिन अगर आपको पता लगे कि फर्दर प्रोसेसिंग करके 5 रुपए का खर्चा आएगा, तो टोटल खर्चा कितना पड़ गया, 15 रुपए।
लेकिन उसको बेच के आप 25 रुपए कमा सकते हैं, तो कितना कमा सकते हैं? तो क्या करना चाहिए? फर्दर प्रोसेसिंग करनी चाहिए। इतनी कॉमन सेंस तो इस्तेमाल कर ही लेंगे ना, कि अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट से ज्यादा एक्स्ट्रा रेवेन्यू है। एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी है बच्चों? 5 रुपए। एक्स्ट्रा रेवेन्यू कितना है? 10 रुपए। अगर मजीद खर्चा कर रहे हैं 5 रुपए, लेकिन मजीद कमाई हो रही है 10 रुपए, तो फिर क्या करना चाहिए? फर्दर प्रोसेसिंग करनी चाहिए। लेकिन अगर मजीद खर्चा हो रहा है 5 रुपए, लेकिन मजीद कमाई हो रही है 3 रुपए, तो फिर फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करें। नहीं समझ आ रही? ठीक है। ये जो छली वाला है, छली बेचता है, एक तो छली आप मार्केट से ले सकते हैं बिल्कुल रॉ फॉर्म में, वो आपको मिल जाएगी मैक्सिमम 5 रुपए की। लेकिन वही छली, ये छली वाला उसको क्या करता है, तैयार करके फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको देता है, थोड़ा सा वैल्यूडेशन करता है, तो उसकी कॉस्ट मैक्सिमम हद है 5 रुपए आ जाएगी। टोटल खर्चा कितना हो गया? 10 रुपए। वो बेचता 50 रुपए। कितने की बेचता? 50 रुपए। इसका मतलब है कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट उसने लगाई है 5 रुपए। वो चाहता तो रॉ फॉर्म में कच्ची छलियां भी मार्केट में लोगों को बेच सकता था, अपने घर में खुद ही पकाओ, कर सकता था ना। लेकिन उसको पता है कि यार इस तरीके से मैं छलियां तो बेच दूंगा, लेकिन मुझे इतने पैसे मिलने को नहीं, तो एक काम एक्स्ट्रा करो। जो काम मैं इनको कह रहा हूं सुस्त लोगों को कि घरों में जाके खुद ही छलियां भून लो, इन्होंने कोई नहीं भुनी है। मैं क्या करता हूं, मैं खुद ही भून के इनको दे देता हूं। तो समझ आ रही बात? ये मूंगफली वाला, बाय डिफॉल्ट जो मूंगफली आप खाते हैं ना, वो खेतों से नहीं निकलती। बात लगी है? वो तो थोड़ी सी वो क्या होती है, गीली होती है और कच्ची होती है और फिकी होती है। ये उस पे क्या करते हैं, नमक लगाते हैं, उसको पकाते हैं, वो ब्राउन हो जाती है, मीठी हो जाती है। ठीक है, उसमें से वो नमी निकल जाती है। अब उनको पता है कि यार कच्ची मूंगफली अगर मैं बेचूंगा मार्केट में, तो उसका रेट बहुत कम है, क्योंकि वो खुद मार्केट से लेके आ रहा होगा कच्ची। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर मेहनत करूं, नमक, गरम नमक के अंदर अंदर से अगर इसको मैं रोस्ट करूं, तो उससे सेल प्राइस मेरी बढ़ जाएगी। तो वो फिर क्या कर रहा है, वो फर्दर प्रोसेसिंग कर रहा है। और वो इसलिए कर रहा है कि उसको पता है कि ये काम करने से मेरे रेवेन्यू में कितना इजाफा होगा। ठीक है। फिर काजू भी मार्केट में दो तरह के मिलते हैं, एक वाइट होते हैं और एक ब्राउन होते हैं। जो ब्राउन होते हैं वो महंगे होते हैं, जो वाइट होते हैं वो सस्ते होते हैं। ब्राउन क्यों महंगे होते हैं? क्योंकि उनको रोस्ट किया जाता है, नमक लगाया जाता है, उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। ठीक है जी। तो कोई भी बंदा किसी भी यूनिट को फर्दर प्रोसेस करे या ना करे, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि भाई ये एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने से मुझे रेवेन्यू एक्स्ट्रा कितना मिलेगा। अगर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने से रेवेन्यू मुझे ज्यादा मिलेगा, तो फिर तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट लगाऊंगा। मतलब सादा अल्फाज में, आप सब लोग एफएससी करके बैठे हुए हैं, जाओ जाके नौकरियां करो, करो नौकरियां। आप एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों लगा रहे हो पढ़ाई में? क्योंकि एफएससी के बाद जो नौकरी लगनी है और सीए के बाद जो नौकरी लगनी है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आप उस वक्त तक सीए में मेहनत करेंगे जब तक आपको ये यकीन होगा कि एक्स्ट्रा एफर्ट करने के बाद जो रेवेन्यू है वो बहुत ज्यादा आएगा, उस एफर्ट से भी बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन अगर आपको यह पता चल जाए कि यार मैं जितनी एफर्ट कर रहा हूं ना, उसके मुकाबले में रेवेन्यू कम आएगा, तो आपसे एफर्ट नहीं होगी। नहीं बात लगी? यार मैं 5 साल, 5.5 साल सीए में लगाऊंगा, मेरे इतने लाख रुपए का खर्चा लग जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर मेरी नौकरी 50,000 रुपये लगनी है, तो लानत भेजो। अभी मैं आराम सुकून से अपने गांव में एक छलियों की रेडी पकड़ के काम शुरू कर लेता हूं, तो महीने का 15,000 तो कमा ही लूंगा। लेकिन 5 साल तक मैं कहां पहुंच जाऊंगा? यहाँ पे 5 साल सुबह दोपहर शाम पढ़ पढ़ के जो मैं बाद में नौकरी करूंगा 50,000 की, वो मैं छलियां आज से शुरू करूं, तो 5 साल बाद 1.5-2 लाख रुपए की मेरी कमाई वहां से हो जाएगी। तो फिर पढ़ने का दिल नहीं करेगा। समझ लगी है? लेकिन अगर पता लगे कि 5 साल बाद यहां से मैं पाकिस्तान से निकल जाऊंगा, सीधा जाऊंगा दुबई, दुबई जाके मेरी कम अज कम जो है ना 10 से 15 लाख रुपया सैलरी लग जाएगी, तो फिर
आप कहेंगे यार मैं छलियां पूरी जिंदगी बेचता रहना, 10 लाख नहीं मैं कमा सकता, तो फिर क्या होगा? आप मेहनत करेंगे। तो समझ आ रही बात है? तो वही पॉइंट है कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट उसी वक्त करते हैं जब आपको पता लगे कि रिवार्ड उससे भी ज्यादा मिले। अगर पता 1 सेकंड के लिए भी लग जाए ना कि रिवार्ड उतना नहीं है जितनी एफर्ट है, आप कहेंगे भाईजान मैं नहीं कर रहा। समझ रही है? तो दुनिया में जितने भी नाकाम लोग होते हैं ना, उनसे अगर आप पूछे ना कि तू नाकाम क्यों है, तो आपको यही बताएगा कि यार एफर्ट पुट करने का जो मेरा खर्चा था ना, उसके बाद आने वाली जो मेरी इनकम थी वो कम थी, इसलिए मैंने एफर्ट ही नहीं की। तो वो फिर लोगों की इनकम में से क्या कर रहा होता है? कीड़े निकाल रहा होता है। देखे ए सीए करके बैठे, ए देख मोटरसाइकिल ले जाना था, मैं नहीं की था तो मैं पैदल जा रहा, कोई मसला नहीं। लेकिन मोटरसाइकिल तो बेहतर है, 6 साल आने के बाद मोटरसाइकिल लगी नहीं। बात समझ लगी नहीं लगी? तो वो अपने आप की हरकतों को जस्टिफाई करता है अगले बंदे की कंपैरिजन में कि यार देखो इसने इतनी मेहनत की और ये इसको रिवार्ड मिली। समझ लगी? या वो ये कहेगा देखो जी भाईजान तुम 2 साल इतनी मेहनत की है और आपने कैफ किया, उसके बाद तुम फर्म में गए क्या मिला? 20,000 रुपये, उसके बावजूद तुम एहतजाज कर रहे होते, स्टेपन बढ़ाओ स्टेपन बढ़ाओ। ये क्या कर रहा है? वो कीड़े निकाल रहा है अपने आप की नाकामी को क्या करने के लिए? जस्टिफाई कर। लेकिन पॉइंट ये है कि सीए में कैफ के पेपर पास करने के बाद मकसद ये नहीं था कि फर्म में जाके 20,000 कमाए, वो तो डिग्री का हिस्सा है, असल कमाई तो आर्टिकल के बाद है। कोई 20,000 कमाने के लिए 15 पेपर पास नहीं करता। पॉइंट समझ आ रहा है? नहीं आ रहा? वो ये करता है कि भाई वो तो हमारे ट्रेनिंग का हिस्सा है, सीए की डिग्री का हिस्सा है, 20,000 कमाई कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। ऑब्जेक्टिव तो है आर्टिकल कंप्लीट करना, आर्टिकल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जो कमाई है उससे कंपैरिजन करना। ठीक है? लेकिन नाकाम बंदे जिनके पेपर पास नहीं होते वो क्या करेंगे? वो कहेंगे देखो भाई मेरे पेपर पास नहीं हुए तो कोई मसला नहीं, तेरे पास हुए तू की खट ले, 20,000 रुपये स्टाइपेंड। बात सुन लगी? अगर अगला बंदा बेवकूफ होता है वो भी सोचना शुरू कर दे, हाँ यार 20,000 रुपये कमा रहा है मैं, 15,000 तो मेरा पेट्रोल लग गया, मैं 5,000 मैंने बचत हो रही, तो मैं की कर रहा हूँ, हौसला कराया मेरा 20,000 है, मेरा मतलब मैं हजे भी करो मंगवा रहा है पैसे। वो कहेगा लाना पे दो यार, चल मैं भी कल तो तेरे नाल चल। तो ये उसने बेसिकली क्या किया, पूरी पिक्चर नहीं देखी। पूरी पिक्चर बहुत बड़ी है कि भाई आर्टिकल तो आपका मकसद ही नहीं था सीए का। पॉइंट समझा रहा है? मकसद तो आर्टिकल के बाद शुरू होना। बर फर्दर प्रोसेसिंग का पॉइंट समझ आ गया बच्चों सबको? फर्दर प्रोसेसिंग में हमने करना क्या है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लगी और एक्स्ट्रा कमाई कितनी हुई उसको कंपेयर कर लिया आपस में। अच्छा जी अब जरा सवाल पढ़ते हैं। कॉलन लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टू जॉइंट प्रोडक्ट्स, पोलन एंड स्टिग्मा, in the ratio of 65:35. The company has two production department A and B. Pollen can either be sold at Splita point or can further be processed at department B. वो कहता है पोलन जब आप बना लेते हैं ना सप्लिटा पॉइंट पे सेल हो सकते हैं, जैसे ही वो अलहदा हुए प्रोसेस से सेल हो सकते हैं। लेकिन अगर उसको फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं तब भी वो सेल हो सकते हैं, लेकिन उसका नाम चेंज हो जाएगा। अब फिर उसको पोलन नहीं कहेंगे, सीड कहेंगे। यहां तक की बात लगी? स्टिग्मा इज सोल्ड विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग, ये दूसरा प्रोडक्ट है। स्टिग्मा इज सोल्ड विदाउट, इसकी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होती। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द 3 प्रोडक्ट्स अवेलेबल फ्रॉम सीएल्स रिकॉर्ड्स। सेल प्राइस पर केजी पोलन की कितनी है? 90। स्टिग्मा की कितनी है? 300। सीडी की कितनी है? तो बच्चों किसको फर्दर प्रोसेस किया जा रहा है और क्या बन रहा है? पोलन को फर्दर प्रोसेस किया जा रहा है और सीड बन रहा है। इसका मतलब आप 35 रुपए कमा रहे हो एक्स्ट्रा। सोचो जरा, पोलन कितने का बेचते हैं मार्केट में? 90 का। फर्दर प्रोसेसिंग करके कितना, तो कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो? अगर आपकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट पर यूनिट 35 रुपए से कम है तो फिर क्या करेंगे? फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। अगर आपकी फर्दर प्रोसेसिंग आपका रेवेन्यू आपकी कॉस्ट 35 रुपए से ज्यादा है तो फिर हम कहेंगे नहीं यार पोलन ही बेचो। समझ लगी? शुगर मिल वाले गन्ना बेच सकते थे, वो मजदूरों से किसानों से गन्ना लेके मार्केट में सेल कर दें,
कि भाजन अपने अपने घर आप अभी गन्ने फड़ो तो रो कटो तो खाओ पियो गुड़ बनाओ। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, उस गन्ने को पकड़ते हैं और उससे क्या करते हैं, चीनी बनाते हैं। चीनी सेल होती है 1 किलो कितने रुपए की, आजकल क्या रेट है? हैं? वो केड़ी चीनी है? कभी पल्ले लगी हुआ था, पता है ना? है पापा का माल। हाँ जी, किलो चीनी मेरा ख्याल है आजकल 180 रुपए की है शायद, 160 से 180 के दरमियान दरमियान। अच्छा, और गन्ना वो परचेज करते हैं 40 रुपए पर टन, किलो भी नहीं। गन्ना परचेज करते हैं 40 रुपए पर टन, मतलब 1 टन का वो इतने रुपए दे रहे हैं। ठीक हो गया? और उससे चीनी जो बना रहे हैं वो 1 किलो कितने की सेल हो रही है? 160। तो देखो कितने ह्यूज मार्जिन। समझ आ रही है? Yes, sir. तो ऐसे तो नहीं शुगर मिल के मालिक एमएनए परचेज कर लेते थे, कुछ ना कुछ तो हाजा मिन फजले रब्बी है, कुछ ना कुछ तो है ना उसमें फिर। बर फर्दर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द 3 प्रोडक्ट्स इज अवेलेबल फ्रॉम सीएल रिकॉर्ड। टोटल सेलिंग एक्सपेंस कितने हैं बच्चों? पोलन, अच्छा ये सेलिंग एक्सपेंस है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बेचने का खर्चा। पोलन पे कितना है? 135, स्टिग्मा पे 3,06,000, सीड पे 1,80,000। ये उसने खुद ही अलग अलग बता दिया है। वो चाहता तो 25 लाख रुपए दे सकता था, जैसे पिछले सवाल में था, फिर हमने उसको स्प्लिट किया था, याद आ रहा है कुछ कुछ? तो उसने खुद ही अलग दे दिया। ओके, फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द 2 डिपार्टमेंट इज अवेलेबल। डिपार्टमेंट ए में बच्चों कितना मटेरियल लग रहा है? 75,000 किलो। किस रेट पे? क्या अमाउंट आएगी? हाँ जी, 45। 3 लाख कितने क्या है? वो लेजेंड सामने आए, मैंने 75 60 ना मल्टीप्लाई किया था 3 आया। की बनेगा इस कॉम का? कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे थे तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अच्छा जी, अब ये डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है? ये जॉइंट प्रोसेस है। डिपार्टमेंट ए बेसिकली क्या है? ये जॉइंट प्रोसेस है। और डिपार्टमेंट बी किसका? ये फर्दर प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, जो किसको किस में कन्वर्ट करता है? ऑयलन को सीड्स में कन्वर्ट करता है। यहाँ तक की बात में लगी थी। अच्छा जी, मटेरियल एक्स कहाँ लग रहा है बच्चों? जॉइंट प्रोसेस। और मटेरियल वाई कहाँ लग रहा है? तो उसका जॉइंट प्रोसेस से कोई लेने देना नहीं है। 12,000 किलो इंटू 25 मल्टीप्लाई कर दो वैसे, है 3 लाख। यहाँ तक की बात में लगी बच्चों? अच्छा जी, डिपार्टमेंट ए में 12,000 घंटे लगे, 1 घंटा कितने रुपए का है? अमाउंट निकालो तो कितनी आ रही है? 18 लाख। अच्छा, डिपार्टमेंट बी में 3,600 घंटे लगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्या आंसर आएगा? वेरिएबल ओवरहेड बिजली 125 रुपये पर घंटा। इस 125 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12,000 से, क्योंकि 12,000 घंटे लगे। क्या आंसर आएगा? हैं? यहाँ पे 65 रुपये पर घंटा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3,600 से। 2 लाख। फिक्स ओवरहेड 10 रुपये पर घंटा। फिक्स ओवरहेड से मुराद है रेंट, याद है कुछ कुछ? सादा अल्फाज में रेंट, इसका रेंट है 10 रुपये पर घंटा। हाँ जी, 12 लाख। यहाँ पे 50 रुपये पर घंटा। क्या आंसर आता जी?
किसको किससे मल्टीप्लाई किया है? 3600 को 50 से मल्टीप्लाई करना तो 1 लाख आंदा है। 1 लाख। मटेरियल इनपुट आउटपुट रेशो, ये क्या कहना चाह रहा है कि 100 किलो अगर डालें 88 किलो बाहर निकलता है, तो बाकी 12 किलो क्या है? कौन सा? आवाज नहीं आई। नॉर्मल लॉस है। क्यों, कैसे पता लगा नॉर्मल लॉस है? ठीक है जी, उसने नहीं बताया। और वैसे भी ये रेशो देने का मकसद ये है कि नॉर्मली ऐसा होता है कि 12% जाया हो जाता है, तो अब नॉर्मल लॉस नहीं होगा। ये तो एडवांस में बता रहा कैसा होता है, ये प्रैक्टिस है उनकी। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हो रहा है? 100 किलो एंटर हो रहा है, 96 किलो बाहर जा रहा है, तो 4% का लॉस है। यहाँ तक की बात सुन लगी बच्चों? मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, शुरू में मटेरियल ऐड कर देते हैं। जॉइंट कॉस्ट आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ NRV एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, नेट रिलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। यहाँ तक की बात लगी? स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल प्राइस अवेलेबल है कि नहीं है? स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल प्राइस अवेलेबल है कि नहीं? कहाँ है? कितनी कितनी है? 90 और ये 125 क्या है? ये तो फर्दर प्रोसेसिंग है। तो बच्चों 90 और 300 को हम फोकस करेंगे, 125 को फोकस नहीं करेंगे। अच्छा, ये 90 जो आप कमा रहे हैं और ये जो 300 आप कमा रहे हैं, ये फर्दर प्रोसेसिंग के बाद कमा रहे हैं? नहीं, पहले ही कमा रहे हैं। तो इसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस नहीं करेंगे। हाँ, सेलिंग कॉस्ट माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि NRV का फार्मूला क्या है? किस में से क्या माइनस करना तो NRV आ जाएगी? सेल प्राइस में से सेलिंग कॉस्ट माइनस करेंगे। लेकिन ये तो सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट नहीं है, ये क्या है? ये तो टोटल है। तो काम कर सकते हैं, या तो रेवेन्यू टोटल निकाल लें, तो उसमें से टोटल सेलिंग कॉस्ट माइनस कर दें, या आपके पास रेवेन्यू अगर पर यूनिट है तो फिर सेलिंग एक्सपेंस को भी पर यूनिट में कन्वर्ट कर लें। ये होगा ना? चलो ये बच्चों, अब वंस अगेन मेरा आपसे सवाल है कि जरा इसकी डायग्राम बना लें। जो समझ आता है डायग्राम बना, डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट। ये देखे नहीं डायग्राम? कितने हजार किलो प्रोसेस में एंटर हुआ था? 75,000 किलो, ये 100% था। मटेरियल लगा 45 लाख का, ये सारा खर्चा आपको लिखवाया हुआ मैंने। ये सारा खर्चा यहाँ पे लिखना बच्चों, 45 लाख, 18 लाख, 15 लाख, 12 लाख लिख लिया। टोटल खर्चा आया कितना? 90 लाख। लेकिन बच्चों 75,000 से जो निकलेगा वो 75,000 किलो नहीं निकलेगा, वो 66,000 kg निकलेगा, 88%। ये उसने एडवांस में बता दिया। अच्छा, क्या इस सवाल में उसने बताया है कि जो किलो नहीं निकलेंगे वो मार्केट में सेल हो सकते हैं? रिकवरी वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस नहीं बताया, तो फिर उसकी रिकवरी वैल्यू माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि बताई नहीं है। समझ लगी बात? अच्छा, फिर वो जो 66,000 किलो निकले वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गए, पोलन और स्टिग्मा। पोलन निकला था 65%, ये उसने ऊपर बताया हुआ है, और स्टिग्मा निकला था 35%। तो बच्चों 66,000 किलो का लें 65%, तो क्या आएगा? 42,900 किलो, और फिर लें 35%, तो 23,100। यहाँ तक की बात सुन लगी? फिर वो जो 42,900 किलो जो था वो आगे फर्दर प्रोसेसिंग में चला गया, लेकिन उसमें सिर्फ वो नहीं गया, उसमें मजीद मटेरियल भी गया। कितना गया? 12,000 किलो। तो वहां पे उस डिपार्टमेंट में टोटल 42,900 किलो नहीं है। नहीं बात सुनेगी? वो जैसे काजू हैं, काजू अगले डिपार्टमेंट में नहीं गए, काजू के साथ नमक भी गया। समझ रही बात कि नहीं समझ रही? तो जब काजू और नमक दोनों अगले डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? वेट बढ़ जाएगा। तो जो वेट अगले डिपार्टमेंट में गया है वो 54,900 किलो का है।
नहीं समझ आ रही बात। आप दर्जी को सूट दे के आते हो तो वापसी में सिर्फ कपड़ा लेके आते हो। सोचो जरा, उस कपड़े के ऊपर जो आप लेके आते हो उसमें बटन भी लगे होते हैं। हालांकि बटन आपने दर्जी को नहीं दिए थे, उसने जो सिलाई की होती है वो धागा भी इस्तेमाल हुआ होता है, तो धागा भी आपने दर्जी को नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या है, ये मजीद मटेरियल लगाया है दर्जी ने। आपने तो उसको सिर्फ सादा कपड़ा दिया था, 4 मीटर का अनस्टिच, उस पर धागा, बटन, सारा कुछ उसने लगाया। तो ये मजीद मटेरियल ऐड किया उसने। लॉजिक समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बच्चों यहाँ पे वही पॉइंट है कि 42,900 किलो तो वो आ गया, 12,000 किलो मजीद ऐड हुआ, 54,900 किलो अगले डिपार्टमेंट में गया, लेकिन निकला नहीं उतना। निकला कितना? 96%। तो 54,900 का ले 96%, तो क्या आंसर आएगा जी? 52,704 किलो। अच्छा, फर्दर प्रोसेसिंग में कौन कौन से खर्चे आए बच्चों? ये सारे लिखे हुए हैं, लिखे हुए हैं ना। 3 लाख, 5,40,000, 2,34,000 और 1,80,000। हाँ, इसमें एक और भी खर्चा आएगा। किसका? वो आएगा जनाब पोलन के 42,900 किलो का। आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन मसला यह है कि इस वक्त हमें नहीं पता उसका खर्चा कितना बनता है। वो कब पता चलेगा? जब ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करेंगे तब पता चलेगा। नहीं बात सुनेगी? ये 12,54,000 का खर्चा आया है, इसमें अभी पोलन के अपने किलो का खर्चा शामिल नहीं है, क्योंकि वो हमें पता ही नहीं है। बाकी का खर्चा खर्चा हमें पता है। नहीं समझ आ रही बात? क्लियर है? अब बनाएंगे बच्चों टेबल। इस टेबल में क्या लिखेंगे? पोलन और स्टिग्मा। हाँ, यहाँ पे सीड क्यों नहीं लिखा इस टेबल में? हाँ, अगर तो वेटेड एवरेज मेथड होता और फिजिकल आउटपुट मेथड होता फिर तो पोलन स्टिग्मा ले लेते। लेकिन यहाँ पे तुम ले रहे हैं एनआरवी, तो एनआरवी में तो अल्टीमेट सेल प्राइस देखी रहेगी ना। अल्टीमेट तो फिर आगे सीड सेल हो रहा है, तो फिर सीड क्यों नहीं लिया? हाँ, तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे यहाँ पे उनकी सेल प्राइस अवेलेबल है, इसीलिए ले रहे हैं। अगर अवेलेबल ना होती, मतलब पोलैंड की सेल प्राइस अवेलेबल ना होती यहाँ पे, वो कहता पोलैंड मार्केट में सेल हो ही नहीं सकता, तो फिर क्या करते? इसकी सेल प्राइस पकड़ते और क्या करते? उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस करते, तो फिर पोलैंड की हाइपोथेटिकल सेल प्राइस निकाल सकते। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगले सवाल में ना दी होती। फिलहाल चूंकि सवाल में दी हुई है तो पोलैंड और स्टिग्मा को ही यूज करेंगे। पोलन सिग्मा सेल प्राइस कितने कितने यूरो बनाया जी? 42,900 और 23,100। सेल वैल्यू निकला ही बच्चों। सेलिंग एक्सपेंस भी दिए हुए उसने, 1,35,000 और 3,06,000। तो सेल्स वैल्यू में से सेलिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी? एनआरवी। और एनआरवी की बेस पे आपने स्प्लिट करना है। हाँ, ये टेबल सबने बना दिया। तो टेबल समझ भी आया कि नहीं?
हाँ जी, टोटल ज्वाइंट कॉस्ट कितनी थी बच्चों? 90 लाख। तो ये 90 लाख यहाँ पे लिख देंगे। इसको डिवाइड किस बेस पे करना है? एनआरवी की बेस पे। एनआरवी 37,26,000 डिवाइडेड बाय 10.35 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 9 मिलियन। करें, आंसर आ जाएगा बच्चों कितना? 3.24 मिलियन। यहाँ तक की बात में लगी बच्चों? टेबल सबने नोट कर लिया है कि नहीं किया? इस टेबल में कुछ चीज समझ नहीं आई तो पूछ। तो ये सेल वैल्यू के आगे कॉलम सेलिंग एक्सपेंस है। हाँ जी, सेलिंग एक्सपेंस एक क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन में गिवन है 1,35,000, 3,06,000। यहाँ तक की बात में लगी बच्चों? ये आपका पार्ट ए मुकम्मल हो गया। पार्ट ए कितने नंबर का था? 10 नंबर का। अब पार्ट बी है डिसीजन मेकिंग, 6 नंबर का, कि फर्दर प्रोसेसिंग करें या ना करें। उसका वजह सिंपल तरीका ये है कि आप क्या करें, प्रॉफिट एंड लॉस बना लें, दोनों से प्रॉफिट निकालो। सीड को बेच के कितना प्रॉफिट होगा वो निकाल लें, पोलन को बेच के कितना प्रॉफिट होगा वो निकाल लें। प्रॉफिट ज्यादा है तो डिसीजन उसके हिसाब से कर लें। नहीं समझ आ रहा? सीड, अगर हम सीड बेचें तो बच्चों याद रखना, सीड निकलेंगे कितने? 52,704 किलो निकलेंगे। ओके, 1 किलो मार्केट में कितने का सेल होगा? 125 का। तो 52,704 किलो को 125 से मल्टीप्लाई करें, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा हमारे पास 65,88,000। यहां तक की बात समझ लगी? अच्छा, इस सीड को बच्चों, इस सीड को बनाने में जो खर्चा आया, क्या सिर्फ ये वाला खर्चा आया? सिर्फ ये वाला खर्चा नहीं आया, वो जो पोलन के किलो पीछे से आ रहे हैं उसका भी तो खर्चा आएगा, जो हमने ज्वाइंट कॉस्ट में से निकाला हो। यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? तो हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल में क्या आएगा जी? ज्वाइंट कॉस्ट का खर्चा 32,40,000 प्लस उसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 12,54,000। टोटल करेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी, रेवेन्यू में से माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। समझ आ गई बात? अच्छा, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है सवाल में। अज्यूम करेंगे ना ओपनिंग स्टॉक है ना। अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी दिया होता तो ओपनिंग स्टॉक प्लस करते, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन में नहीं है तो ठीक है, नहीं तो ना सही। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अब सीड को मार्केट में बेचने के लिए खर्चा करना पड़ता है कितना? 180। तो वो सेलिंग एक्सपेंस के तौर पे यहाँ से माइनस करते हैं। प्रॉफिट कितना आ गया? 1.914 मिलियन। ये लॉजिक समझ आ गई? अच्छा, अब अगर पोलन बेचने हो तो याद रखना, फिर पोलन अगर बन रहे थे ना तो वो 52,000 किलो थोड़ी बन रहे थे। पोलन कितने बन रहे थे? 42,900 किलो बन रहे थे। तुम कहेंगे 42,900 को फिर सेल करेंगे किस रेट पे? 90 रुपए के हिसाब से। तो 42,900 इंटू 90, 38,61,000 आंसर आ गया। ठीक हो गया? लेस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल में बच्चों यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा? वही 32,40,000 आएगा जो ज्वाइंट कॉस्ट से आया। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होगी वहां पे? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट वहां पे नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जैसे ही पोलन बने सेल हो गए, फर्दर प्रोसेसिंग तो हुई नहीं उसके ऊपर, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा 6,21,000। अच्छा, इसके फिर पोलन का अलग से उसने सेलिंग एक्सपेंस बताया हुआ है कितना? 1,35,000। वो बच्चों माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है जी? नेट प्रॉफिट 4,86,000। अब खुद फैसला कर लें क्या करना चाहिए। हमें सीड बेचने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बेचने से हमें 19 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। सिर्फ पोलन बेचेंगे तो 4,86,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है जी, नीचे 1-2 लाइन में कंक्लूजन लिख देंगे क्योंकि इसके नंबर होते हैं। चलो, कंक्लूजन में वो जो टूटी पची अंग्रेजी तो लिख ही लेंगे हम।
समझ आ गई थी। तो जब भी डिसीजन मेकिंग का वो पॉइंट पूछेगा ना क्या आपको पेपर में, हमेशा याद रखना आपने कंक्लूजन लिखना है। क्या लिखना है? कंक्लूजन लिखना, उसके नंबर होते हैं 2। जब भी आपसे पूछे ना एडवाइस, एडवाइस करो क्या करें, कंक्लूजन आपने जरूर लिखना, 2 नंबर है उसके। याद रहेगी ये बात। चलो जी बच्चों, यही सवाल आपने घर जाके आज रिपीट करना है।